अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़ कहते हैं ना कि जब सेहत है तो सब कुछ है। सोचा क्यों ना हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो सेहत से करें। और हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि कुछ खाने के बाद मूड खुशगवार हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा खाना खाने के बाद तबीयत बोझल हो जाती है, जहन परेशान हो जाता है, मिजाज चिड़चिड़ा सा हो जाता है। लेकिन क्या वाकई खाने का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी सेहत से है या फिर हमारे मिजाज, जज्बात और दिमागी तवाज़न पर भी बराह रास्त असरअंदाज होता है? माइन का कहना है कि ये ताल्लुक महज क्रूज़ा नहीं बल्कि साइंसी तौर पर साबित शुदा तहकीक है। तहकीकात के मुताबिक दिमाग सुकून और खुशी पैदा करता है और ऐसा केमिकल जिसको सेरोटोनिन कहते हैं 90% मकदार दरअसल मैदे में ही बनती है, ना सिर्फ दिमाग में। इसीलिए जदीद साइंस जो है अब गट को दूसरा दिमाग कहने पर मजबूर हो गया है। तो फूड जो है वो एज अ मूड बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। खाना कभी कभार हमें खुशी देता है, खुशी महसूस कराता है, और जब भी खाना अच्छा टेबल पे आए तो ऐसा लगता है कि वाकई हमारा दिन बन जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिससे हमें देख के खुशी होती है, जिससे हमें खा के खुशी होती है और जिससे हमें सूंघ के खुशी होती है। तो हमें बताएंगी हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको आपने डिफरेंट स्क्रीन पे भी देखा है, हमारे शोज़ का हिस्सा भी रही हैं पहले। तो मैं वेलकम करती हूँ समन इश्तियाक को। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। समन, आपका आज मूड बहुत खुशगवार है, आप क्या खा कर आई हैं? अच्छा हिना, मैंने तो ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा किया है। अच्छा, तो उसमें क्या लिया? अच्छा, मेरा ये होता है कि बॉइल्ड एग्स और मुझे लगता है कि हमेशा जो ब्रेकफास्ट है ना वो आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कि ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए कि पूरा दिन आपका उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप जैसे हमने बताया है कि सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे मैदे से रिलीज होता है। तो वो हार्मोन क्या हैप्पी हार्मोन है, डिप्रेसिव हार्मोन है? वो हार्मोन क्या काम करता है? अच्छा है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी आपने स्टार्ट में बात की, जो हमारे गट है ना उसको बेसिकली सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे माउथ से लेकर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। हमेशा मैं कहती हूँ कि गट हेल्थ वैसे है जैसे एक मोबाइल, एक और अच्छा नेटवर्क। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपका फ़ोन चलेगा। ऐसी गट हेल्थ आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी डाइजेशन, आपकी एब्जॉर्प्शन खाने की, न्यूट्रिएंट्स की, ये सारी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। जब हमारा गट जो है वो डिस्टर्ब होता है तभी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, हमें कॉन्टिन्यूसली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इन सब का इशू होता है। ठीक है। सो गट हेल्थ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गट हेल्थ में जैसे ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको गट माइक्रोब कहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया वो बनते हैं और वो आपके सिग्नल्स भेजते हैं आपके माइंड में, आपके उसको ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर जिनको कहा जाता है। सो गट हेल्थ जैसे हमें आप ये देखें कि डायरिया होता है तो हम बड़े डाउन और लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं। जितनी अच्छी हमारी गट होती है, जैसे हमने खाना खाया, एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, उतने हम एक्टिव हो जाते हैं। सो गट हेल्थ का एक्टिव होना और सबसे ज़्यादा उसका अच्छा होना जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसको खा के हमें खुशी होती है? ऐसे फूड्स होते हैं जिसको खा के बच्चे खास तौर पे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा है ना, हमें वैसे लगता है कि जो ये चॉकलेट्स हो गई, जंक हो गया, ये आगे आ जाता है तो हमारा वो एक होता है ना कि हैप्पी हार्मोन्स, जैसे आपने अभी बात की, सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसका क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कि हमें उस टाइम हमने खा लिया तो हमें एक उसके बाद डिप्रेशन आ जाती है। उसके बाद जो एक वो डिप्रेशन वाला चलता है, क्योंकि वो आपका ओबेसिटी, ओवरवेट, आपको फैटी लिवर, आपकी शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। सो और वैसे भी जितनी ये प्रोसेस चीज़ें हैं ना, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कोज करती है। ठीक है। आज नहीं तो लेटर ऑन ये करेगी क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम करिए ना इन्फ्लेमेशन, और जितनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी वो आपको प्रॉब्लम करेगी। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो प्लेट है वो हेल्दी ऑप्शंस पे हो, जितने हमारा प्रोटीन सोर्स है, ओमेगा 3 सोर्स है हमारे। अब आजकल हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो एक आपका मूड को एलिवेट करता है, ये जितनी आपकी हेल्दी डाइट है वो है, और जितना जंक और प्रोसेस चीज़ें हैं उतनी इन्फ्लेमेशन कोज करता है और उतनी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बताएं कि आपने बताया कि जिसमें डिप्रेशन हो जाता है, तो ये जो
फूड जो डिप्रेसिव हार्मोन को ट्रिगर करते हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा है ना, ये सिर्फ हमें लगता है कि जो हमारा फूड है जो हम खा रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ में ही करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, आपका फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। ठीक है। आप ये देखें कि हम बच्चों को शुगर ज़्यादा अगर देते हो तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ADHD के जो बच्चे होते हैं या हमारे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको भी अगर शुगर इंटेक हम ज़्यादा देते हैं तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सो आपका जितना फूड का फिजिकली है उतना मेंटल रोल है, अब आपकी मेंटल हेल्थ पे रोल है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जितना हमारा जंक है, जितना प्रोसेस, मैं हमेशा कहती हूँ एक प्रोसेस मीन्स कि एक डब्बे में पैक शुदा चीज़ें जो है उसमें कितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हैं, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव ऐड हैं जो कि आपकी सेहत पे बुरे असरात डाल सकते हैं। सो ये जितने हमारे पैकेट वाली चीज़ें हैं, जंक है, शुगरी चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन कोज करती है जो सारी आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रिगर करती है। सो जितनी आपकी नेचुरल डाइट है, जितनी प्योर डाइट है वो उतनी ही आपके लिए। अच्छा, एक प्लेट में अगर बर्गर्स पड़े और एक प्लेट में हमें ग्रिल फूड हो तो हमें ज़ाहिर बर्गर्स अट्रैक्ट करते हैं, हमें ग्रिल अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब दोनों के जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, अफेक्ट क्या आएगा वो डिफरेंट है। तो हैप्पी हार्मोन तो आई थिंक उससे ही खुश होता है जब हम जंक खाते हैं। ऐसे और ही ना, आप देखें कि जब भी कोई हमारे कोई भी हैप्पीनेस या कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो हमने कभी नहीं कहा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, स्टेक्स ये ले लें। हमारी मिठाइयाँ आ रही होती हैं, हमारे केक्स आ रहे होते हैं, हमारी कुकीज़ आ रही होती हैं, डिफरेंट डोनट्स आ रहे होते हैं। तो वो चीज़ें हमारी ना एक हैबिट डेवलप हो गई है चाइल्डहुड से, वो एक चीज़ें आ गई सेलिब्रेशन की, वो यस एग्जैक्टली। तो वो हमारी एक हैबिट डेवलप है। सो वो है कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। आप ये देखें कि आजकल हमारा कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो कितना रह गया बच्चों का, जितना वो बिल्कुल लिमिटेड रह गया। सो वो आपकी डाइट का है। आपकी डाइट आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, वो वन डे मील चल रहा है या लंच और डिनर जो है वो चल रहा है, वो जंक ही चल रहा है, वो ऐड कर रहे हैं लोग, लेकिन जंक खाते हैं, वो एक ही चल रहा है और वो आपको इतनी डेफिशिएंसी कर देता है आपकी बॉडी में कि वो फिर आपकी मेंटल हेल्थ को जो इफेक्ट करता है। अच्छा, आप जितना डाइट पे जाते हो, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो खवातीन हमें देख रही हैं, उसके बाद क्या वो डिप्रेशन की मरीज बन जाती हैं? अच्छा है ना, वो भी डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि डाइट का मतलब है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डाइट का मतलब है फाके कर लेना, छोड़ देना सब कुछ कर देना, क्रैश डाइट की तरफ चले जाना। रिजल्ट्स बहुत क्विक चाहिए। यस, हम बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें क्विक मेथड से दें। हम ये नहीं देखते कि लेटर ऑन उसके हमारी सेहत पे क्या जो है वो असरात आ सकते हैं, इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो डाइट आपने करनी है तो अपने लिए करनी है, अपनी बॉडी के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और डाइट भी आप सब कुछ हेल्दी वे में कर सकते हैं। आप पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए भी, सब कुछ खाते हुए भी आप हेल्दी वे में वेट रिडक्शन और वेट मेंटेन कर सकते हैं। सब कुछ खाएं मगर थोड़ा खाएं। अच्छा, मुझे बताएं, कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मूड के ऊपर बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ता है, कैफीन होती है उसमें, तो डू यू थिंक कि पीनी चाहिए, कितनी मिकदार में पीनी चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो अगर मैं अपनी बात करूँ, नॉर्मल भी हम तो हमें कहते हैं कि चाय, थके हुए तो चाय पी लें, मूड अच्छा तो चाय पी लें, एक्टिव हो जाए चाय पी लें। सो चाय ये है कि आप चाय ले सकते हैं 1 से 2 कप। आप जब भी किसी हेल्दी चीज़ का भी एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। लेट्स सपोज कि मैं हमेशा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कहते हैं कि खजूर बहुत मुफीद है, अगर आप खजूर को भी किलो 2 किलो एक टाइम पे खा लेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। यस, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी कि हेल्दी चीज़ को भी आप एक्सेस में खाएंगे तो प्रॉब्लम करेगी। सो 1 से 2 कप चाय आप दिन में पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डिपेंड करता है कि ये अब हमारे यहाँ पे चाय बनती है तो उसमें फिर शुगर इंटेक भी हम चम्मच भर के डाल रहे होते हैं, पाउडर वाली चाय चल रही होती है। सो वो डिपेंड करता है कि आप चाय बना के सकें, वरना 1 से 2 कप चाय के आप ले सकते हैं दिन में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिकॉज यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, आप सबको डाइट प्लान्स देती हैं, किन किन लोगों को कॉफ़ी पीनी चाहिए, किन किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए? अच्छा है ना, जो कॉफ़ी का होता है ना, बेसिकली जिनको एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी का इशू होता है, गट हेल्थ का होता है, सो उनको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हम एम्प्टी स्टमक, सुबह ब्लैक टी आ रही है बेड पे, आपका वो एम्प्टी स्टमक आ रहा है, वो आपकी गट हेल्थ को जो है वो आप एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आप खाली पेट वहाँ पे कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी डाल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। सो आप चाय ले सकते हैं। यस, सो आप चाय ले सकते हैं, बट आफ्टर मील हाफ एन आवर, आप अपने खाने के आधे घंटे के बाद आप चाय लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, खाना अभी खत्म भी नहीं हो रहा है, साथ हम चाय पी रहे हैं, तो जो हमने खाने से भी अपने न्यूट्रिशन लिए वो भी सब खत्म, वो भी डैमेज हो गए, और चाय वो आपने लिया तो वो आपको और प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, समझिए, मुझे बताएगा कि मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है? अच्छा, इनको ना बेसिकली कहा जाता है आपका गट ब्रेन एक्सिस। आपके जितने भी आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे आपके गट हेल्थ में जो है उनकी सिंथेसिस होती है, वो आपके सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन में।
जो आपको करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि एक हमें डायरिया है और डायरिया में हमें डायरेक्ट वो सिग्नल जाता है कि हम थक जाते हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, लेथार्जी फील, और ऐसे ही अगर हमने खाना खाया है और उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन हो गई है, गट हेल्थ हमने हमें डाइजेस्ट भी कर दिया, एब्जॉर्ब भी कर दिया, उतना हम एक्टिव होते हैं और चलना फिरना शुरू हो जाता है। सो ये डायरेक्ट आपका कनेक्शन है। अच्छा, अगर किसी का मूड जो है वो ख़राब हो या लो रहता है तो उसको कौन से खाने खिलाने चाहिए कि वो फील गुड? और अच्छा, उसमें सबसे अच्छा ये है कि आपने हेल्दी ऑप्शंस लेने हैं जिसमें आपकी प्रोटीन रिच डाइट, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना आपने, डेली आपका पूरे दिन का जो आगाज़ है उसका ब्रेकफास्ट आपका नाश्ता सबसे इंपॉर्टेंट मील है, ठीक है, वो आपने कभी स्किप नहीं करना। और आपने ये देखना है कि आपकी प्रोटीन रिच अंडा, आपका जो ये गोश्त, कीमा, ये शामी कबाब, ये इनसे आपका होना चाहिए। ओट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आपके ये होने चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ जितनी हमारी प्योर, जितनी हम ऑर्गेनिक हो जाएंगे ना, आप ये देखेंगे है ना, जितनी प्योर डाइट हो जाएगी ना उतनी हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। जितनी हमारी ये प्रोसेस और ये चीज़ें डाइट हो गया उतना हम मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जाना शुरू हो गए अर्ली एज में। सो आपका ओमेगा 3 जिसमें आपके तमाम नट्स और सीड्स आते हैं, आप ये देखें कि अक्सर हमें बचपन में कहा जाता था अखरोट खा लें क्योंकि उसकी वो एक शेप ही वो ब्रेन की तरह की है। सो ये आपने नट्स हो गए, सीड्स हो गए, इनका इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, विटामिन B12 जिसको हम कह रहे होते हैं, मैग्नीशियम, नट्स और सीड से सब कुछ है। आजकल हम वो देख रहे हैं सप्लीमेंट्स आए हुए हैं मैग्नीशियम के जिसमें हम लिखते हैं ब्रेन स्ट्रेस, आपको मसल रिलैक्स कर देते हैं। सो जो हम फ़ौरन दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, वही हम अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारी ख़वातीन है वो डिफरेंट डाइट्स पे लग जाती हैं, कीटो भी आई, लो कार्ब भी आई, डिफिसिट डाइट भी है, इसके अलावा और भी बहुत सी डाइट्स हैं। तो उन डाइट्स के बहुत डिफरेंट असरअंदाज होते हैं एक घर में, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं, कभी मूड कम है, कभी ज़्यादा है, कभी लो फील कर रही हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन आपको क्या देती हैं? अच्छा है ना, मैं हमेशा एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा पोर्शन कंट्रोल है। जैसे आप खवातीन की बात करिए, आप स्पेशल अपने लिए मील, हर खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो स्पेशल अपना मील तैयार करें अपने अकॉर्डिंगली, अपनी डाइट के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज आप कीटो कर रहे हैं या आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ या आप अपनी फैमिली के साथ वो डेली नहीं उसको प्रिपेयर कर सकते अगर हम अपनी नॉर्मल खवातीन की बात की जाए तो। सो ये होता है कि आप खाएं सब कुछ लेकिन उनका पोर्शन कम कर दें, मतलब पोर्शन कंट्रोल कर दें और हेल्दी ऑप्शन हो। एक प्लेट पे अगर आपका जंक है और एक प्लेट पे आपकी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, घर की मल्टीग्रेन की रोटी है और घर का कुकिंग ऑयल में, मतलब नॉर्मल कम से कम कुकिंग ऑयल में, कम से कम स्पाइसेस में बना हुआ घर का एक खाना है, तो ज़्यादा प्रेफर करें कि ना कि जंक ज़्यादा। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि सफ़ेद चीनी नहीं खानी चाहिए, वो ब्राउन शुगर्स में जाते हैं। फिर एक तहकीक आई कि ब्राउन शुगर भी नहीं खाना चाहिए, आप गुड़ खाएं। अब गुड़ वाले कहते हैं गुड़ भी नहीं खाना चाहिए, आप स्वीटनर लें। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या करना चाहिए? अच्छा है ना, ये जो आता है ना कि वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ऐसा चीज़ का कुछ नहीं है। बहुत गिव सेम कैलोरीज, ये कलर्स होता है सिर्फ। यस, वो ब्लीचिंग किया होता है, वो वाइट आ जाता है और ये सब कुछ है, वो ब्राउन है, उसमें वो ब्राउन हम उसको कर देते हैं, लेकिन दोनों की सेम कैलोरीज है। डिपेंड करता है, अगर आप 2 स्लाइस वाइट ब्रेड के खा रहे हैं और एक आप ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि ब्राउन ब्रेड ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमने क्वांटिटी कितनी ले ली। सो क्वालिटी के साथ आपकी क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। सो ये है कि वाइट शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, गुड़ हो गया, ये जितना भी हो इनको कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने स्वीटनर्स वगैरह सेम ही आपको कैलोरी है। अच्छा, बच्चों और नौजवानों का अक्सर मूड जो है आपने देखा है ख़राब रहता है, क्या उनकी खुराक में कौन सी ख़ास जो है वो कमी देखी जाती है जिसकी वजह से मूड जो है वो लो रहता है? अच्छा है ना, आजकल अगर बच्चों में, अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ तो बच्चों में आजकल मैं देखती हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और बच्चों में ये भी है कि वो सुबह एम्प्टी स्टमक स्कूल, कॉलेजेस और ये सारी जगहों पे जा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप भी कर देते हैं, और अगर लंच हो रहा है या डिनर भी हो रहा है तो वो उनका वहीं से पैकेट वाली चीज़ें हो रही हैं कि वो आप पैकेट वाली चीज़ों पर स्नैकिंग कर ली और जंक उठा लिया, और स्नैकिंग भी है तो वो हेल्दी ऑप्शंस नहीं है कि मैंने नहीं, बहुत कम है, वो सारे आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले हैं। सो वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो एक ये है कि बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड में ये आप लोगों को, हम सबको एक हैबिट जो है वो डेवलप करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए और घर के जो ब्रेकफास्ट है उसको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर 1500 कैलोरीज लेनी हो तो आपको उसको कैसे आप
ब्रेक डाउन करेंगी? अच्छा है ना, ये डिपेंड करता है फीमेल्स और मेल्स का डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम उनका प्रॉपर एज, हाइट, वेट करके उनकी कैलोरीज काउंट करते हैं। मेल्स का अलग फॉर्मूला होता है, फीमेल्स का अलग होता है। लेट्स सपोज आपने बात की कि 1500 आपने करना है, सो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो मेन मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपकी 5400 वो कर लेते हैं, 4 ऐसे इस तरह से, और जो आपके रिमेनिंग बच जाते हैं उसको आप एज अ स्नैक ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह ब्रेक करती हैं। थैंक यू सो मच समन। और कहते हैं ना कि वाकई जो फूड होता है वो आपका मूड बूस्ट करता है। तो आज हमें समन इश्तियाक ने बताया कि कौन कौन से जो खाने वो खाने चाहिए जिससे आप अच्छा फील करें, और अच्छा फील करते हैं तो अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, क्या आप घर बैठे लाखों रुपया कमाना चाहते हैं? क्या आप यूट्यूब से कमाए बगैर सिर्फ वीडियोस देखकर तो नहीं रहते? तो फिर आपके लिए यूट्यूब ऑटोमेशन की दुनिया में कहते हैं ना कि एक नया कदम जो है वो दाखिल होने का यही वक्त है। और डिजिटल दुनिया तेज़ी से बदल रही है, और आज के दौर में यूट्यूब सिर्फ एक तफरीही प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल कारोबार बन चुका है। इसी कारोबार की एक जदीद शक्ल है यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी बगैर चेहरा दिखाए, बगैर खुद वीडियोस रिकॉर्ड किए, सिर्फ सिस्टम, स्क्रिप्ट, आवाज़ और टीम वर्क के जरिए चैनल बनाना और पैसा कमाना आज लाखों लोगों की कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो वाकई आबाद हो चुकी है। और ऑटोमेशन चैनल्स बनाकर महीनों में हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं, और इनमें पाकिस्तानी नौजवान भी कहते हैं ना पीछे नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साद राशिद, जो कि यूट्यूब कहते हैं ऑटोमेशन के माहिर हैं, और ना सिर्फ खुद कामयाब चैनल चला रहे हैं बल्कि हज़ारों लोगों को कहते हैं ये प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो, इट्स आवर प्लेजर। मतलब कि हम तो आपसे सीखने के लिए इधर बैठे हुए हैं, तो आप तो वैसे ही कहते हैं ना करोड़ों डॉलर के तो आप होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इतना बड़ा इंकशाफ किया कि करोड़ों डॉलर आपके पास आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि साथ ये यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? अच्छा, अगर वेरी बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज में इसको मैं समझाऊँ ना, तो यूट्यूब पे 2 तरह के चैनल्स होते हैं। एक उस तरह के चैनल्स होते हैं जिसमें कोई सामने आ रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई आपको कुछ एजुकेट कर रहा है। मेरा चैनल है, आपका चैनल है, किसी का भी, किसी पर्सनल इंसान का जो चैनल है ना, वो एक कैटेगरी है। कुछ ऐसे चैनल्स आप सब ने देखे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर हिना आपने भी देखे होंगे, कि जिसके अंदर किसी का फेस नहीं होता लेकिन उसके अंदर वैल्यू पूरी होती है। यू जस्ट नीड अ स्क्रिप्ट फ्रॉम AI, अ वॉइस ओवर फ्रॉम AI, विजुअल्स फ्रॉम AI, थंबनेल फ्रॉम AI, और आपकी पूरी वीडियो तैयार है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड फेसलेस वीडियो, और इस तरह के बिजनेस को ऑपरेट करना, दिस इज कॉल्ड यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि 15 जुलाई से नोटिफिकेशन भी आया है कि तमाम जो AI जनरेटेड कंटेंट है या वीडियोस हैं टोटली 100% उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो चैनल जो AI जनरेटेड बने हुए हैं, क्या वो फिर अब खत्म हो जाएंगे और फिर बिजनेस ठप हो जाएगा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, और ये मैं एड्रेस करना भी चाहूंगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि AI से लोग स्पैमिंग करना स्टार्ट हो गए हैं। जिसका एक चैनल थोड़ा सा चल गया है ना, उस तरह के 10 चैनल्स और बना के बिल्कुल सेम कंटेंट वो 10 चैनल्स पे अपलोड कर रहा है। तो YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू ड्रिवन कंटेंट चाहिए, मुझे स्पैमिंग नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, अगर आप एक ही तरह का कंटेंट बहुत ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट आपकी एक वीडियो चल गई है और नो डाउट आपके अगलों से पैसे भी बन रहे हैं, तो यूट्यूब उस तरह का लो वैल्यू कंटेंट या स्पैम्ड कंटेंट उसको जरूर उड़ा देगा सारा, वो उड़ा देगा। बाकी जो मेन है वो रहेगा। बाकी अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइनली आप ऑडियंस को हेल्प कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं या एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो नहीं उड़ेगा। अच्छा, आपने ये जो सफ़र का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, और फिर उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मैं यूट्यूबिंग करूँ या यूट्यूब पे चैनल्स बनाऊँ जिसके ऊपर ना वॉइस होगी, ना पिक्चर्स होंगी, ना कोई वीडियो होगी? एक्चुअली 2020 में जब कोविड आया ना, तो उस टाइम पे मेरा एक ई-कॉमर्स स्टोर तो चल ही रहा था, दैट वाज ऑफ फर्नीचर कैटेगरी। लेकिन जब वो बंद हुआ या थोड़ा सा वो स्लो डाउन हुआ, तब मैंने कुछ गोरों को देखा, लाइक गोरे या यूएस के कुछ लोग थे जो यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा। और मैं जब पाकिस्तान में सर्च करता था, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन का पता भी हो। तो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया, उनके यूट्यूब चैनल से जाके सीखना शुरू किया, कोर्सेज किए, हाँ जी उनके, और मुझे ये फील्ड का पता चला एंड आई वाज सरप्राइज्ड टिल 2022 कि अभी तक पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। देन आई क्रिएटेड माई पर्सनल चैनल और मैंने ये चीज़ थोड़ी सी अवेयरनेस देना शुरू की। 2020 में कोई व्यूज़ नहीं आते थे मुझे,
आई टॉक एआई तो बड़े बाद में आई है, एआई आई है 2022 के एंड में आई है, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर जनरेट हो जाते थे कुछ ऐसे टूल से। सिर्फ वॉइस ओवर का इशू था क्योंकि विजुअल्स आपको कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, pixabay.com, pexels.com, जहां पे रियल फुटेज लोगों ने अपलोड की हुई है और हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आज भी है। एआई से यू हैव एन ऑप्शन कि आप एआई से भी आज क्रिएट कर सकते हैं, आप कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज भी उसी वेबसाइट से ले सकते हैं। इवन आप जो गेम्स आपके पास होती है ना, आप गेम्स का कंटेंट भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके, अगर वो आपको हेल्प करता है तो आप उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला सकते हैं। वो बहुत लिमिटेड निशेस में होता है, हर निश में नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको हेलीकॉप्टर की फुटेज चाहिए, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर, अगर आपकी ऐसी कोई निश है तो उसका कंटेंट गेम से भी निकल जाता है। ठीक है, गेम्स में आप मैनुअली हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। क्या वो लेना कंटेंट कॉपीराइट के जिम्मे में नहीं आएगा? दैट्स कॉपीराइट फ्री। ठीक है, स्क्रीनिंग अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो वो कॉपीराइट फ्री है। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका हेलीकॉप्टर मैं अपने अंदाज से उड़ा रहा हूँ, कोई और अपने अंदाज से उड़ा रहा है, तो उस पे कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन से चैनल की आरपीएम जो है वो ज्यादा है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक फायदा हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी चैनल जिसके अंदर एडवर्टाइजर आपको लगता है कि ज्यादा होगा, या एडवर्टाइजर उस ऑडियंस को टैप करने के लिए भागा फिर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा चैनल जिसमें बिजनेस की बात हो रही है, जिसमें मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बैंकिंग की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्रिप्टो की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, फॉरेक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे ना एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा है, फॉरेक्स के एड्स बहुत ज्यादा हैं इस दुनिया में, यानी कोई फॉरेक्स की ट्रेनिंग सेल करना चाह रहा है, कोई फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म, बिटकॉइंस के भी आगे हुए हैं। तो अगर आपका जनरल न्यूज चैनल है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे नीश ऑडियंस नहीं है, वहाँ पे अंकल्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, फीमेल्स भी, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है, कोई एक मतलब अनसेगमेंटेड किस्म की ऑडियंस है। तो वहाँ पे डालडा का ऐड चल जाएगा, या कोई इस तरह के ऐड चल जाएंगे जो जनरल ऑडियंस के लिए, ऊबर का ऐड चल जाएगा। तो जहाँ पे नीश ऑडियंस होती है वहाँ पे आरपीएम बहुत हाई होता है। एंड हाई से मेरा मुराद ये है कि अप टू $20 पर 1000 व्यूज। अच्छा, किस नीश पे काम करना चाहिए जिसका आरपीएम ज्यादा हो? मैंने आपको बताया, हाँ, ये मैंने आपको जो सेगमेंट बताया है ना, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो, हाईएस्ट आरपीएम। लॉन्ग वीडियोस आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं, एआई हॉरर स्टोरीज, ठीक है, हॉरर स्टोरीज की वीडियोस आप बना लेते हो, स्क्रिप्ट आप चैटजीपीटी से बनाते हो, और आपकी 3-3 घंटे की वीडियो होती है। अच्छा। 3-3 घंटे की, और उस पे जो 3-3 घंटे की एआई हॉरर स्टोरी, ठीक है। और गोरे क्या करते हैं, वो लगाते हुए या तो ड्राइव कर रहे होते हैं, या वो सुनते हुए वो सो रहे होते हैं, इस तरह से वो चला के सो रहे और ये और वो गोस्ट वगैरह, तो वो बनाते कैसे? वो एआई बना देता है, एआई बनाता है, कंप्लीटली एआई। और वो सिंगल इमेज भी चल जाती है, यानी एक ही इमेज है, उसमें कोई खून खराबा हो रहा है और वो सिर्फ एनिमेट उसको एनिमेट करा देते हैं। वॉइस ओवर लिखा हुआ आ रहा है, यानी जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ रहा है, वो 1 क्लिक से कैपकट पे लग जाता है। तो उसमें म्यूजिक भी एआई कर लेता है, ग्राफिक्स भी एआई कर लेता है, टीम की जरूरत नहीं है। टीम की जरूरत, अगर आपके 5 चैनल्स हैं, 4 चैनल्स हैं, डेफिनेटली जो काम आज से 3 साल पहले 10 बंदों ने करना था, वो 1-2 बंदे कर देंगे। तो जो लोग बेचारे कंटेंट बना के थक गए हैं, ऐसे कंटेंट रिसर्च करते हैं और कहते हैं गेस्ट होना चाहिए, वो बेचारे तो मर गए। वो बेचारे एक्चुअल में मर गए, क्योंकि पता है क्यों? पाकिस्तान में उनको लगता है एक दफा चैनल मोनेटाइज हो गया ना, पता नहीं कितने पैसे आ जाएंगे। उनको गेस्ट भी बुला रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन कोनों में भी जा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ऐसे अजूबे ट्रिक्स भी कर रहे हैं, कभी वो जानवरों की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कभी अपनी मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, पता नहीं कोई वायरल होने के लिए। उसका एक्चुअल में फायदा भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आरपीएम आपको कितना मिल जाएगा, वो भी एक जनरल ऑडियंस के ऊपर। मेरी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है मेरे पर्सनल चैनल पे, लेकिन फिर भी आरपीएम कोई ज्यादा नहीं है। अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल होगा, या जो भी देख रहा है वो इस बात को एग्री करेगा कि कोई खास आरपीएम नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हम लोग जो हैं, हमारे जो यहाँ के स्टेटा है, वो रील्स पे लगे हुए हैं। हमारे बच्चे होते हैं, वो पैदा होता है यूं करके रील्स देख रहा है। तो जो गोरे हैं वहाँ, वो इतनी लंबी वीडियोस देख रहे होते हैं बैठकर, इतने बिल्कुल। और वो पता कौन से होते हैं? 45+ लोग होते हैं, वो 45 से ऊपर वाली। अच्छा, जो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वो देखते हैं 2-2, 3-3 घंटे वाली वीडियोस, 3-3 घंटे की वीडियोस। उसकी कितनी व्यूज हैं? उस पे व्यूज मिलियंस में है, और उसके जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना, वो 70% से ऊपर होता है। यूएस के लिए जो कंटेंट क्रिएशन है, वो कौन से चीजों में करनी चाहिए, वो भी बता दें। सब्जेक्ट्स जैसे आपने चीटिंग स्टोरीज बताया, इसके अलावा बहुत सारी हैं, मतलब इसमें 500 निश्चित हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे आके भी देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। आपने उनके इंटरेस्ट को मैच करना है। ये ना हो आप स्पोर्ट्स पे कंटेंट बना रहे हैं और आप रोनाल्डो मेसी की बात कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको व्यूज यूएस से आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो मेसी का पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, एशियन ऑडियंस को भी पता है, तो आपको इंडिया से व्यूज आ जाएंगे। अगर आप ये टॉप 2-3, या फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल पे कंटेंट बनाए ना, आप बेसबॉल पे बनाएं। बेसबॉल का भी तो कोई स्टार होगा, रग्बी का भी तो कोई स्टार होगा, जिनका हम फुटबॉल का नहीं बनानी, क्योंकि फुटबॉल के पाकिस्तानी और यूरोपियन नेशन से आपको व्यूज आ जाएंगे। आपने नहीं लेने। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक सिलेक्शन। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। रग्बी और बेसबॉल फॉर एग्जांपल वो यूएस में। अगर आप
उनका भी तो कोई बाबर आजम होगा, उनका भी तो कोई यानी टॉप स्टार होगा, शाइनिंग स्टार होगा। हाँ। आप उसके लाइफस्टाइल पे वीडियो बना दें, आप उसके अफेयर्स पे वीडियो बना दें, आप उसकी स्कैंडल्स के ऊपर, तो आपको यूएस से ही व्यूज आने हैं, आपको पाकिस्तान इंडिया से आ ही नहीं सकते। अच्छा, आपका ये काम है कि जो लोग ऑटोमेशन में आना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उनको पाकिस्तान इंडिया की ऑडियंस के लिए काम नहीं करना चाहिए, उनको यूएस ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए, जहां जो पैसे हैं वो ट्रिपल नहीं 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा, मैंने तो इतनी रिसर्च की हुई है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू सो मच ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज़ आई वाज सो मच क्यूरियस टू नो अबाउट इट कि ये कैसे काम होता है, इस पे क्या होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट और यूट्यूब के दरमियान जो मोनेटाइजेशन में जो कोई मसला आता है कभी? कभी भी नहीं। आपका चाहे पाकिस्तानी चैनल है या आपका चाहे यूएस से आपकी ऑडियंस आ रही है, डजेंट मैटर। इवन आप लोगों का जो चैनल होगा ना, जो न्यूज़ का भी जो चैनल है, आपको क्या पाकिस्तान से व्यूज़ आते हैं? कोई यूएई से भी देखता होगा आपको, कोई गल्फ रीजन से देखता होगा, अमेरिका से देखता होगा, तो यूट्यूब ये पूछता है कि आपको फलानी जगह से व्यूज़ आए हैं, उसके पैसे मैं नहीं आपको दे रहा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल आपने बनाना है जिसमें पाकिस्तान की आपने लोकेशन डालनी है, पाकिस्तानी एडसेंस आपने बनाना है, टॉपिक आपने वो सिलेक्ट करना है जो यूएस की ऑडियंस जिसमें इंटरेस्टेड हो, और वॉइस ओवर आपका ये देसी स्टाइल में नहीं होगा, एक्सेंट में नहीं चाहिए, वो आपने एआई से ही करवाना है। हाँ, ठीक है, तो आपको व्यूज यूएस से आएंगे। अच्छा। और आपके बैंक में पैसे आएंगे, आपको अच्छा, इधर तो हम उधर ऐसे कोई मॉर्निंग जुगाड़ शो करने की होस्ट जरूरत बने नहीं। में हम तो इतना तैयार होके बैठे होते टीवी के आगे, फिर भी हम इतने पैसे नहीं मिलते, हम भी फिर एआई जनरेटेड बन जाएं। हर बंदा, और आप अपना मॉर्निंग शो भी एआई जनरेटेड बनकर आ सकते हो। आजकल कर रहे हैं, शायद आपने देखा भी होगा। अच्छा। एआई न्यूज रिपोर्टर्स, एआई एवटार्स लोग क्रिएट कर लेते हैं और उससे न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग इवन कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग। तो अगर मॉर्निंग शो करना है अमेरिकन ऑडियंस के लिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एआई एवटार्स आपने क्रिएट करने हैं, बड़े टूल्स हैं, मिड जर्नी से आप क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ टूल से आप क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस ओवर अगेन 11 लैब से करेंगे, स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से लेंगे, थंबनेल आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, आप आइडियोग्राम से बनवा सकते हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं। लाइक देयर आर राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एआई चैनल या फेसलेस यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर मैं फॉर इंस्टेंस छुट्टी करनी है तो जो क्लोन है वो सारा कुछ जनरेट कर देगा, लेकिन पता लगेगा कि वो एआई जनरेटेड है या एआई क्लोन है। मूवमेंट से पता लगेगा, और वो बड़ी स्टडी, उनका एक्सप्रेशन लॉक होता है। एक रॉ मूवमेंट है, उसकी थोड़ी सी स्टडी मूवमेंट होगी, वॉइस ओवर थोड़ा स्टडी होगा। और वॉइस ओवर अगर उर्दू में आपने निकलवाना है, उससे उर्दू में भी निकल जाता है, इंग्लिश में भी निकल जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो अभी एआई की ही एक तरह तो मैं अपना एनिमेशन बना लूं, मतलब एनिमेटेड एनिमेशन से बोलूं कि मुझे एनिमेट करना है, और आप छुट्टियों पे चली जाएं, आपका काम चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना। उसके बाद मैं यहाँ से भी फारिग हो जाऊं। ना वो चले ना ये चले। अच्छा, मुझे बताएं कि छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, तो अब वो पैसा भी कमा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी, हार्ड अर्न मनी, एक सिस्टम, एक कस्टम्स, एक रिचुअल, वो तो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वी कैन अर्न मनी। आई नो पीपल हु इज 7 years old, 10 years old child and they're making minting money. तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, ये एज ब्रैकेट होनी चाहिए इसको सीखने के लिए या इसको क्रिएट करने के लिए? क्योंकि इस तरह तो वो किसी को भी, अपने रिलेशनशिप्स को भी कुछ नहीं समझेगा। आई थिंक एज ऑफ लर्निंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल होनी चाहिए, यानी आपके घर में जो 10 साल का बच्चा भी है ना, फॉर लर्निंग पर्पस उसको पता होना चाहिए कि एआई क्या है, एआई के टूल्स कौन से हैं, वो यूज़ कैसे करने हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव तो वो होना चाहिए, क्योंकि आगे इट्स ऑल अबाउट एआई। 2025 से आगे द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट जो 2025 से पहले थी। 2025 से आगे दुनिया बदल रही है, बड़ा इंकशाफ किया आपने। टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एआई डॉक्टर्स को भी खा जाएगा, एआई हर बंदे को, क्योंकि अब आप चैट जीपीटी से हर वो चीज पूछ सकते हैं जो आज से पहले आप 5-5 हज़ार दे के किसी डॉक्टर से पूछते थे। एक और चीज मैं सुन रही थी, टाइम बहुत कम है, बट आई वांट टू आस्क के 3 जॉब्स हैं जो रहेंगी, वो कौन सी जॉब्स हैं? और बाकी सब खत्म हो जाएंगी, मैनेजरियल रोल्स खत्म हो जाएंगे, क्रिकेटर्स खत्म हो जाएंगे, अब तो रोबोट्स भी, आपको पता है ना कि वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेलने लगे में, तो और कौन सी जॉब्स रह जाएंगी तो लोग वो सीखे फिर? आई थिंक जो क्रिएटिविटी वाली जितने काम है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी नहीं, टूल्स की बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो गई। एआई रहेगा क्रिएटिविटी। आप पहले बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे, आप बहुत अच्छा प्लान बना के देते थे, वो एआई को अभी बताएं, वो बना देगा। पूरी इतनी लंबी स्क्रिप्ट दें उसको 300 वर्ड्स की, तो अपने बच्चों को क्या कराना चाहिए अब फिर? द डिसीजन मेकिंग, वो जो है ना, वो आई पर्सनली थिंक कि जहाँ पे विजडम चाहिए ना, एक है इंटेलिजेंस क्या है, डाटा की बेस पे आपने फाइनलाइज किया कि ये करना चाहिए, एक है विजडम क्या है कि एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है। आई थिंक वो द डिसीजन मेकिंग रोल्स या जो टॉप टियर रोल्स हैं वो रहेंगे। एंट्री लेवल के जितने भी काम हैं, आई थिंक 3-4 साल बाद मैक्सिमम, इवन इन पाकिस्तान, अच्छा, इवन इन पाकिस्तान अच्छी इंडस्ट्रीज में, जैसे आईटी इंडस्ट्री में, अच्छी इंडस्ट्रीज में
तो खत्म हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच साद राशिद, ही वाज एन एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब ऑटोमेशन, जिनका कहना है कि यूट्यूब का ज़माना आगे आ रहा है और बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और अगर स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एआई के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और लायंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम उनको लेते हैं लायंस ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे में। एशियन यूथ नेटबॉल चैम्पियनशिप 2025 में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। जनूबी कोरिया के शहर डियागो में होने वाले इस बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी यूथ गर्ल्स टीम ने फाइनल में मालदीव्स को 60 के मुकाबले में 35 पॉइंट से शिकस्त देकर प्लेट डिवीजन का टाइटल अपने नाम कर लिया। सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पाकिस्तान में खवातीन की स्पोर्ट्स तरक्की का एक और सुनहरी बाब है। टीम ने इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7वें मैचेस जीते और सेमीफाइनल में जापान जैसी मजबूत टीम को 64-39 से शिकस्त दी। फाइनल में आगाज ही से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त बढ़तरी कायम रखी। पहले 3 क्वार्टर्स में बिलतरतीब 17-5, 34-17 और 45-23 की सबकत हासिल की और आखिरकार 60-35 के स्कोर के साथ फतेह को यकीनी बनाया। इस तारीखी फतह में टीम के नुमाया खिलाड़ियों में लया, रजा शाहद, अलीना नवीद, समिया हलीमा, जास्मीन अलीना अमानी और परीसा फरा शहीद ने भरपूर खुशो जज्बे से ये मैच जो है जीता है। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन जो है मुदस्सर आर्यान, सदर समीन मलिक और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद रियाज ने इस शानदार कामयाबी पर पूरी टीम और कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उनको प्रोग्राम में मदऊ करें और बुलाएं और उनसे पूछें कि उनकी कामयाबी जो है वो कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए फतह है। और हमारे साथ मौजूद हैं परीसा जो कि खेल खेलती आई हैं, वहाँ से वो खिलाड़ी हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर नहीं वीडियो लिंक में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम परीसा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। परीसा, इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड यू नो कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और उनके साथ साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है मुदस्सर आर्यान साहब जो कि टीम की तरबियत में मशगूल थे, तो उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी पहले मैं परीसा पे आती हूँ। परीसा, सच अ बिग कंट्रीब्यूशन एंड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, हाउ कुड यू डू दैट? Honestly, I don't know, but consistent training, blind faith in Allah and support from my parents and the federation, हमारे coaches and the Pakistani people. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और फिर आप टीम का हिस्सा कैसे बनी? जी, तो मैंने 13 साल की उम्र से शुरू किया नेटबॉल खेलना स्कूल में ही, और फिर इवेंचुअली ट्रेनिंग थोड़ी सी होती थी, मतलब एक छोटा सा स्पोर्ट है राइट, तो इंक्विजिटिव थी तो ज़्यादा एक्सप्लोर किया। फिर इवेंचुअली इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स बहुत हुए, सिटी स्कूल के साथ, सेंट जोसेफ कॉलेजेस के साथ, फिर नेशनल लेवल पे गए, फिर सिंध को रिप्रेजेंट किया, हैदराबाद के स्कूलों के साथ खेला, पंजाब के स्कूलों के साथ, एंड देन इवेंचुअली अभी फरवरी में हमारे इंटर कॉलेजिएट नेशनल्स चल रहे थे, एंड देन फिर मेरे स्कूल में से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुए इंक्लूडिंग मी, एंड फिर हम लोग गए, हमने ट्रेनिंग की और साउथ कोरिया चले गए। वेरी नाइस टू नो। मुदस्सर आर्यान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि टीम की तरबियत, मनसूबाबंदी कितनी देर से जारी थी और इसमें कौन सी हकमत अमली जो है वो आपने अपनाई? थैंक यू वेरी मच। इसका जो प्रोसेस तकरीबन 1 साल से जारी था कि हमने एशियन यूथ चैम्पियनशिप में शिरकत करनी है, और इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन जो है हर साल नेशनल चैम्पियनशिप, नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप मुनक्किद करती है। उसी में हमने पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की। ये जो यूके से बच्चियाँ थी, जो पाकिस्तान से बच्चियाँ थी, ये इन्होंने लास्ट नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप खेली। उन बच्चियों ने
कॉस्मोपॉलिटन रोज एकेडमी से शिरकत की। करते हुए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा की टीमों को शिकस्त देके गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल चैंपियनशिप में। उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई। इसी तरह इन बच्चियों की जो पाकिस्तान में थी इनकी भी सिलेक्शन हुई। इसके बाद हमने ट्रायल्स भी मुनक्किद की, ओपन ट्रायल, और ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद हमने फॉरेन कोच की सर्विसेज हायर की। हमारी वाइस प्रेसिडेंट हारूना जमान लंदन में हैं, उनको कहा कि जो अच्छी हाईएस्ट कोच थी उनका मिस अमेंडा, उनके लिए हमने रिकमेंडेशन दी। शी वाज द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इन नेटबॉल एज वेल एज कैप्टन ऑफ द इंग्लैंड नेटबॉल टीम। अच्छा। और वर्ल्ड कप भी जीता इंग्लैंड नेटबॉल टीम में, ये उसकी कैप्टन थी। तो इनसे रब्ता करके इनको पाकिस्तानी कोच के लिए हमने ऑफर की। बाद में फिर इनकी खिदमत हासिल कर ली। उसी कोच की बदौलत उन्होंने इन बच्चों को ऐसा शाइन किया कि लंदन में कैंप था, कराची में कैंप था, कि भरपूर ट्रेनिंग की, भरपूर स्टेमिना, टेक्निक, स्किल वर्क, हर चीज़ में उसने महारत इन बच्चों को पॉलिश किया। और ये सिलसिला जारी रहा। और हमने टीम की सिलेक्शन करके बाद जब हम यहाँ से जाने लगे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई। अचानक एयर स्पेस जो है वो बंद हो गया, यूएई का, हमारी फ्लाइट एक सब कैंसिल हो रही थी। तो लास्ट मोमेंट पे अचानक जो है पेरेंट्स बहुत वरी थे, उन्होंने बच्चों को भेजने से मना कर दिया। उसके बाद अचानक एयर स्पेस खुला और हम फिर बच्चों को लेके फ़ौरन कोरिया के लिए रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे और वहाँ भी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहा। कोच ने इनको भरपूर साथ उधर ट्रेनिंग करवाई। फिर हमारी चैंपियनशिप शुरू हो गई और आपने देखा पाकिस्तान ऑल आउट रहा, कोई मैच नहीं हारा, मतलब कि हारा, अनबीटेबल रहा और सारे मैचेस जीते। अच्छा। सेमीफाइनल, फाइनल, पूल मैचेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसमें कौम की दुआओं का भी बड़ा इसके अंदर शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं परीसा से पूछूंगी। परीसा, आपने स्कूल लेवल पे शुरू किया, फिर आपने इंटर कॉलेजिएट खेला, फिर आपने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, तो इसमें कितना ज़्यादा यू नो एक्सपेंडिचर हुआ आपका? क्योंकि जो बच्चियां देख रही हैं वो देखना चाह रही हैं, पूछना भी चाह रही हैं कि वो कैसे ये गेम खेल सकती हैं, रास्ता क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे? जी, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और मैं एक सेल्फ फाइनेंस एथलीट हूँ, थैंक्स टू माय पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर पाती हूँ ये चीज़ें। ये पूरा ट्रिप ये सेल्फ फाइनेंस था, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, ना ही गवर्नमेंट से फंडिंग थी। तो मसला ये आता है कि जब आप एनसीसी पे ट्रेनिंग करने जाओ, लाइक जैसे मैं जाती थी, उधर बहुत सारी बच्चियां हैं, इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है इनके पास, लेकिन इनके पास फंडिंग नहीं है। क्योंकि अब आने जाने मतलब इवन एक टूर्नामेंट जाके खेलने के लिए उसके लिए इतना पेट्रोल लगता है, आप जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, ये हर दिन हो रहा है। और फिर उसके लिए मैं तो फिर भी सिंध, मैं फिर भी इस्लामाबाद गई थी, उसके लिए भी इतने पैसे लगते हैं। अब तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं वेल ऑफ हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जब पैसा भी नहीं हो तब भी मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हर केस नहीं है, ये हर बच्ची के लिए केस नहीं है। तो इसलिए मैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि फंडिंग इंक्रीज हो, स्पॉन्सरशिप इंक्रीज हो, और जनरली जैसे सपोर्ट बढ़ता रहे उसको ज़्यादा फंडिंग मिलेगी और ज़्यादा बच्चियाँ जो है ना इन्वॉल्व होंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, होनी चाहिए फंडिंग। और जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं जाके, बहुत इट्स अ वेल विशिंग थिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, मैं आर्यन साहब के पास जाऊंगी। मुदस्सिर साहब, मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली भी बात हुई है फंडिंग नहीं है, पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन है, तो फेडरेशन की फंडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ज़रूरत है आपके पास, क्या चीज़ें जिसमें आप लोग पीछे हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, आसिफ अली ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने टीम को मुबारकबाद दी, अप्रिशिएट किया, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, ट्वीट किया, तमाम टीवी चैनल पे आया कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। उनसे मैं गुजारिश ये करूँगा, ये जो बच्चियाँ जीत के आई हैं इनको एप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिया जाए, फेडरेशन को ग्रांट दी जाए एनुअल बेसिस की। साल में ग्रांट कोई नहीं दी गई, स्पेशल ग्रांट नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 22 फेडरेशन को ग्रांट दी, उस पर पाकिस्तान फेडरेशन का नाम शामिल नहीं था। हमारी हर साल चैंपियनशिप होती है, इंटरनेशनल अचीवमेंट भी है। तो मेरी इनसे यही गुजारिश है कि नेटबॉल फेडरेशन को जो है ग्रांट दी जाए, ताकि हम भरपूर तरीके से ट्रेनिंग कैंप करें, फॉरेन कोच बुलाएं, चैंपियनशिप करें, ग्रास रूट लेवल से टैलेंट निकालें, डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। अभी हमारे जो अपकमिंग इवेंट है एशियन मैन नेटबॉल चैंपियनशिप है, उसके बाद एशियन वुमेन चैंपियनशिप है, और उस पर वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है। उसके लिए अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे।
अब इसमें मसला ये आता है कि अगर हमारे पास फाइनेंस टीम बहुत अच्छी है, कोच भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस नहीं है जाने के लिए, अगर फाइनेंस नहीं है ना हम टिकट ले सकते हैं, वीज़ा है, वो बोर्डिंग लॉजिंग के अखराजात होते हैं, खिलाड़ियों के अखराजात होते हैं, तो हम कैसे इसको मीट करेंगे? अगर हम तो कोशिश पूरी करते हैं कि स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए, वो भी नहीं मिली, तो अगर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और फंडिंग नहीं है, हम जाके खेल नहीं सकते, तो हम अपना जो टैलेंट है वो कैसे दिखाएंगे? तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि फंडिंग दी जाए, सूटेबल फंडिंग दी जाए, ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं। आप देखें बच्चों के पास टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट अल्लाह ताला ने दिया है पाकिस्तान में, तो उसको हम यूटिलाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर आर्यान साहब आपका, और थैंक यू सो मच परीसा फॉर ज्वाइनिंग अस। तो उनका यही कहना था कि नेटबॉल फेडरेशन को फंड्स ग्रांट होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर कमी है सहूलियात की, कमी है फंड्स का फुकदान है, क्योंकि बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करना बहुत मुश्किल है एक गेम की। जैसे कि हमने देखा कि पहले हॉकी में हुआ कि हॉकी फेडरेशन के पास अपने प्लेयर्स को ना देने के लिए पैसे थे, ना गेम खेलने के लिए पैसे थे। तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी के हवाले से कि एनर्जी मैनेजमेंट जो है उसको कैसे बरूए कार ला सकते हैं। तो बिजली जो बढ़ती हुई बिजली और टैरिफ और ओवर बिलिंग का जो रोना है, ये हर दूसरे पाकिस्तानी घर की कहानी है। ख़ास तौर पे वो सार्फिन जो महीने में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना सिर्फ इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगते हैं, बल्कि वो सब्सिडी के दायरे से भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल भी करें और बिल भी ना देना पड़े। तो जी हाँ, माहिरीन के मुताबिक एक साइंटिफिक टेक्निक है, और वो बिजली की स्मार्ट तकसीम के ज़रिए हम बिजली के महीने भर के इस्तेमाल को इस तरह मुनज़्ज़म कर सकते हैं कि बिल में नुमाया कमी मुमकिन हो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद, जो एनर्जी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी असद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतें खास तौर पर 200 यूनिट से ऊपर क्यों ज़्यादा जो हैं वो बढ़ जाती हैं? अच्छा, ये बेसिकली अगर आप टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप ज़्यादा बारीक बिनी में जाएंगे तो आपने ये देखना होता है कि एक सोशल एंगल को सामने रखते हुए कि आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या जो आपकी तवानाई के अखराजात हैं उसको वो बर्दाश्त कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को सामने रखते हुए एक जो है एक नंबर 200 यूनिट का कि Y200 अगर एक क्वेश्चन आता भी है तो वो एक 200 का एक नंबर एक रच बस गया है कि जी 200 का नंबर जो है ना वो एक हमारा एक आम जो घर है जो सिंगल फेज कंज्यूमर है वो बहुत ही बुनियादी अगर ज़रूरियात पूरी करे तो वो 200 यूनिट के अंदर फॉल करेगा। लेकिन ये है कि और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम लोड जो या हमारा मैक्सिमम कंज्यूमर आबादी के लिहाज से अगर फॉल करता है तो वो इन्हीं कैटेगरीज में आता है। 200-300 यूनिट कैटेगरी में 400 यूनिट कैटेगरी तक चला जाता है मौसम के हिसाब से। अच्छा, मुझे बताएगा कि ओवर बिलिंग और उसके बाद कहते हैं ना कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और टैक्सेस जो हैं वो जिस सार्फिन का देने का ये सिर्फ हक है? देखिए, ओवरऑल तो आपका जो भी ज़रिया है जिससे तवानाई बिजली आ रही है, चाहे वो आपका डर्टी फ्यूल है, चाहे वो आपका क्लीन फ्यूल है लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, और या आपका थर्मल पावर जनरेशन है, तो एट द एंड ऑफ द डे एक प्लानिंग जो है ना वो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आपका जो ऐसा फ्यूल मिक्स क्या हो सकता है जिससे आपकी आम जो ख़रीदार है या आम आपका जो है शहरी है उसको कम से कम प्राइस के ऊपर बिजली मिले। तो चूंकि आपके पास क्योंकि पाबंद हैं कि आपने सिर्फ जो पाकिस्तान में अभी सरकारी तकसीम कार कंपनियां बिजली की और प्राइवेट भी हैं, तो उसमें कंपटीशन ओपन नहीं है। तो आपको जो प्राइस मिल रही है, जो वज़ाक़ता रूल्स हैं, आपकी ओपन मार्केट नहीं है अभी तक बिजली की तकसीम कार कंपनियों की, तो वो बहुत सी अपनी जो इनएफिशिएंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर के खाते में डाल रही होती हैं अनफॉर्चुनेटली।
बिल्कुल ऐसा ही है, और बेचारे जो कॉमनर्स हैं वो कहते हैं ना कि शिकार होते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा मुझे बताइएगा वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिस पर अमल करके 200 यूनिट से ऊपर वाले जो सार्फिन हैं वो अपने बिल को कम करा सकते हैं या उनकी बिल्स में कमी आ सकती है? अच्छा, ये एक कल परसों ही एक मैं साहब के साथ था, लाइक ही वाज ड्राइविंग, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ दिखने में आई कि हमारे पास जो है वो उसने जो ये बताया कि जी उसका 1 यूनिट या 4 यूनिट बढ़ने की वजह से ना पूरे का पूरा लोड जो है घर का या पूरे का पूरा बिल जो है ना वो ऐसा डिस्टर्ब हुआ जो कि जिसकी वजह से जो है उसको माली परेशानी का सामना होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले ये कि आपकी हमारे मीटर्स तो ऐसे नहीं हैं कि आपको मोबाइल के ऊपर डेली यूनिट्स बता रहे हो कि आज आपकी खपत कितनी रही। अगर बहुत से लोगों के मीटर्स ऐसी जगहों पे लगे होते हैं जहाँ पर उसकी रीडिंग्स भी नहीं ले सकते जाके, ख़तरनाक होता है। तो वो कहा जाता है कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट का तरीकाकार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जी जो आपके घर में आलात चल रहे हैं अगर वो कितने घंटे चलें तो उनका क्या बिल बनता है अमूमी तौर पे, तो उसके मुताबिक वो अपने बिल्स को, लेकिन ये सिर्फ सिंगल फेज कंज्यूमर पे लागू होता है। बाकी भी लागू होते हैं जिनकी 300 से 400 यूनिट पे जाएगा उनकी भी यूनिट रेट बढ़ जाते हैं। 400 से 500 वालों के सबसे ज्यादा यूनिट रेट 34 रुपए 35, तो उधर उनके भी रेट्स बड़े होते हैं। तो लेकिन 200 से जो वाज़े फर्क दिखता है वो 200 से 201 पे जब कैटेगरी में जाते हैं, जिसे प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का नाम दिया गया। तो इसमें बहुत से लोगों की गुजारिशात यही आई हैं हुकूमत वक्त को कि आप ये क्या कि अगर गर्मी के महीने में किसी बच्चे ने गलती से जो है वो अपना 2 पंखे ऑन कर लिए, एक्स्ट्रा कर लिया, जो कि जरूरत भी है आपकी एक्सट्रीम समर सीजन में, तो आप उसको पूरा तो उसका पूरे 6 महीने तक उसका यूनिट रेट ही वो नॉन प्रोटेक्टेड से निकल के नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। या तो फिर ये हो ना कि पूरे 6 महीने का आप ओवरऑल कंपैरिजन करें ताकि उसको कोई छूट भी मिले, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आए कि पूरे 6 महीने के बाद। ये तो आप बिल्कुल बात बजा फरमा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ऐसे लोग जो डिफरेंट लोकेलिटीज में रहते हैं जहां जो है वो कहते हैं कि ये बिजली जो हमारी है, नॉट नेमिंग एनी सोसाइटी, वो 35 रुपये से ज़्यादा 70 रुपये 80 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? जी बिल्कुल, एनर्जी जो है उसकी टैरिफ और उसकी जो कॉस्टिंग है वो एक बहुत उसको दोबारा देखने की जरूरत है, आम शहरी के लिए भी नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी। आपके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है डोमेस्टिक सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में जाती है जी, जबकि आपकी जो है बाकी मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें सबसे ज्यादा बिजली की खपत आपकी हो रही होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज, अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को दोबारा नजरसानी करने की जरूरत है कि जिसमें आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज फायदा उठाएं ग्रिड का, ताकि ये भी अवामी पैसे से ग्रिड लगे हैं, जो नए बिजली घर आ रहे हैं वो भी अवामी पैसे से ही लगे हैं। लेकिन जितना बिजली महंगी होती चली जाएगी लोग उतना ग्रिड से दूर होते चले जाएंगे, डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। दूसरी दीगर टेक्नोलॉजीज अगर उनकी प्राइसेस कम हो गई हैं, सोलर के मामला आपने देखा ही है कि सोलर की तरफ ज्यादा नफरी जाने की वजह से भी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कॉस्ट उसका भी एक देख रहे हैं कि अच्छे कस्टमर्स ग्रिड से उतरते जा रहे हैं और वो सब्सिडाइज कंज्यूमर्स के ऊपर अल्टीमेटली टैरिफ उनके लिए बढ़ता जा रहा है और जो नहीं सोलर लगा पा रहे उनको फिर बढ़ते हुए रेट्स का भी सामना देखने को मिल रहा है जी। अच्छा, लोड तकसीम करने के लिए किसी खास डिवाइस या स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? लेकिन सबसे पहले तो कहते हैं ना, इट्स नॉट द गन इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो सबसे पहले तो जो आपका इंसान है, बशर है, उसने अपनी रहन सहन के तरीके, अपने डे टू डे अफेयर्स को जो है वो अगर मैनेज करेगा। मिसाल के तौर पे इस गर्मियों में भी आप देखें घर में बच्चे समर वेकेशंस गुजार रहे हैं तो 16 डिग्री पे करके एसी और कंबल लेके सोए हुए हैं, तो डजंट मेक सेंस। तो हमने अपने कल्चर, अपने जो ऐसे तरीकाकार को अपनाना है कि आपको थर्मल कंफर्ट भी मिले और आपकी खपत भी कम से कम हो। तो ये अप्लायंसेस कम से कम खपत वाले, आपकी प्लान्ड एनर्जी यूटिलाइजेशन हो। पानी, लोग बच्चे घर में हैं, बार बार फ्रिज खोलते हैं, बंद करते हैं, तो आपके कूलर के अंदर एक दफ़ा सुबह ठंडा पानी डाल दिया जाए जो इंसुलेटेड रहे, बार बार फ्रिज ना खोलनी पड़े पानी की वजह से। तो क्योंकि आपकी ये ऐसे साइलेंट जाइंट्स हैं घर में बैठे हुए, 40-50 यूनिट एक फ्रिज ले जाती है, एक पंखा जब चलता है तो डेफिनेटली 10, अगर 100 वाट का पुराना भी लगा 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट खाएगा।
तो हर दिन के अगर आप लगा लें 20 दिन की 10 घंटे, 20 दिन में एक 200 यूनिट तो आपका एक पंखा ही पूरा कर देगा। अगर अच्छा, ये जो सोलर पंखे हैं और एलईडी बल्ब जो लोग इंस्टॉल कराते हैं घर में, इससे कोई फायदा होता है? जी होता है, लेकिन इसमें एक ये भी चीज देखने वाली है कि जितनी खपत आपकी एलईडीज हर घर में तकरीबन लग गई हैं, लेकिन वो ये भी लोग कह रहे हैं कि जितना जितना आपकी वोल्टेज कम हो रही है उतना बिल का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ वो जो बचत करते हैं वो दूसरी तरफ पैसों के रेट की शक्ल में उस तरह दिखती नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरीके से भी दिखता है कि अगर आप बचत वाली चीजें ज्यादा ले आए तो आप ये कहते हैं यार कोई नहीं, बिजली का बिल तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ 10-5 चीजों की जरूरत है वहां पर 10 चीजें चल रही होंगी कि जी कोई नहीं, ये एफिशिएंट है, इसकी इतनी बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन एवरी वॉट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे, वो बिजली के बिल में फिर नुमाया होकर दिखता है। जो कि मौसम की सूरत हाल है एक्सेप्ट फॉर द मानसून सीजन, तो उसमें एक घर में अगर एक एसी भी लगा के सब सोए ना तो बिजली का बिल है 50 से 60 हज़ार आ रहा है, और 2 एसी जो हैं तो लाखों की गेम है ना, मतलब कि उससे पहले तो लाखों की गेम है ना। तो एक मुतवसत तबका या नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जिनकी तनख्वाहें जी 1-1.5 लाख है, वो घर का रेंट दें, बिजली का बिल दें, बच्चों को पालें कि ग्रोसरी करें, कितना मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसमें आपके साथ जो है वो एग्री करूंगा कि ये अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ जो है ये बिजली का जो बिल है उसकी वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं। ख़ास तौर पे अभी जिस तरह गर्मी की छुट्टियों में बहुत से लोग अपने गए हुए हैं नाना नानी की तरफ, तो आई कैन फील देयर अंडरस्टैंडिंग एज वेल के उनके भी अगर वो एसी वेसी चलें इस सीज़न में तो वो भी उनके बिल के लेवल्स बढ़ेंगे। और बट इट्स लाइक जो ये भी हकीकत है कि नॉर्मली गर्मियों की छुट्टियों में ये होता है, लेकिन हर घर के अंदर ये कहानी है कि हर घर के अंदर जो है वो आपको कूलिंग तो चाहिए, फिर आपकी प्राइवेसी चाहिए। तो बहुत से लोग अब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं अपनी प्राइवेसी को कि यार अपनी आप बेशक उसमें फिर ये कि ऐसे घर बनाएं जहाँ पर आपकी पैसिव मेजर्स हों, कम से कम आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो, ह्यूमिडिटी, और तरीका होता है फिर आपके इस्तेमाल करने का भी। जिस तरह मैंने टेम्परेचर का बताया, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो है ना आपकी अगर आपकी कूलिंग ह्यूमिडिटी खत्म होगी मानसून के सीजन में कमरे में, तो आप 26 डिग्री पे पंखा भी चलाते रहेंगे तो जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे मतलब आपका एसी चलता रहे 10 घंटे। यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ अकॉर्डिंग टू योर थर्मल कंफर्ट लेवल। बट अगेन ये एक नई किस्म की बीमारी यानी कि आ रही है। एनर्जी कॉन्शियस लोग हैं कि वो रिमोट पकड़ के, आपने देखा होगा घर में पहले बुजुर्ग लाइटें बंद करते थे, आप कभी पंखे बंद कर रहे होते हैं, कभी एसी बंद कर रहे होते हैं। तो अगेन दे आर ऑल्सो मैनेजिंग टू द मैक्सिमम लेवल एक्सटेंट दे कैन। लेकिन स्मार्ट प्लग्स भी आए हुए हैं मार्केट में, स्मार्ट प्लग्स वगैरह लगा के आप अपने लोड को, अपने रोजमर्रा की यूनिट्स को कंट्रोल में, काबू में रख सकते हैं हर अप्लायंस के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप दिन में बिजली इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा होगी, अगर आप शाम 7 से 11 इस्तेमाल करेंगे तो वो कम चार्ज होती है, कुछ ऐसा चक्कर है? जी वो आपकी कंज्यूमर कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल फेज कंज्यूमर्स हैं तो उसके ऊपर टाइम ऑफ यूज़ या पीक एंड ऑफ पीक आवर लागू नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप 3 फेज कंज्यूमर हैं, आपकी टैरिफ कैटेगरी, लेकिन हमारे मैक्सिमम लोग इस TOU के ऊपर नहीं लागू होते। और हमारी पाकिस्तान में वैसे भी पीक शिफ्ट हो गई हैं, मतलब पीक आवर्स होता था कि जी उस वक्त आपकी बिजली की पावर जनरेशन, आपको महंगे पावर प्लांट चलाने पड़ेंगे, तो लोग उसको बिजली की खपत को कम से कम रखने के लिए लोगों ने उस वक्त प्राइसें बढ़ा दी। लेकिन अब दोबारा साइंसी बुनियादों पे रियल टाइम फोरकास्टिंग को देखते हुए या आपकी लोड डिमांड को देखते हुए आप हर एक के पास पता होना चाहिए कि आपकी पीक एरिया में या उस रेलिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पीक कितने बजे आ रही है, रात 11 से 1 बजे आ रही है या 9 से 10 बजे आ रही है। तो वो पीक हर जगह की अपनी वेरिएशन है, आ चुकी हुई है। तो जरूरी नहीं कि उन्हीं पीक आवर्स में ही आपके कंजम्पशन अब कंट्री लेवल पे ज्यादा चल रही हो। अच्छा, हर जगह की अपनी कंजम्पशन लेवल होता है और हर जगह की अपना एक रेट है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बिजली का सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो कहाँ होता है, कौन से ऐसे अप्लायंसेज हैं जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स खींचते हैं? जी देखें, आपको बुनियादी ज़रूरियात तो चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़। तो उसमें आपके जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला आलात 10 घंटे 12 घंटे सोना, या घर में अगर कोई बुजुर्ग गर्मियों के सीज़न में मिसाल के तौर पे जो नहीं ऑफिस जाता, जो घर पे ही पाया जाता, तो वो मतलब आप एसी, उसके लिए पंखे और एसी तो नहीं बंद करेंगे, तो एटलीस्ट उसको आपका एक पंखा सबसे पहले आता है। और लाइट्स जो हैं अब पहले 60 वाट 100 वाट की होती थी, उसकी जगह अब LEDs आ चुकी हुई हैं। तो हर चीज़ का अब आपके मार्केट में आपके पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल है।
तो पुराने बहुत से लोग जो हैं वो कीमतें खरीद ज़्यादा होने की वजह से अगर अप्लाइंसेस नहीं खरीद पा रहे तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी ऑप्शंस अवेलेबल बैंक्स की जानिब से भी हैं, कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी जिसमें वो जो है एक साथ के ऊपर किस्तों पे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं जो किस्तों पे अप्लाइंसेस देना शुरू कर चुकी हुई है। तो इवन आपके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी बहुत सी ऑफर्स आ जाती हैं, ऐसे ही है जी। हाँ जी जी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है सर, वक्त कम है लेकिन आपसे सोचा कि ज़्यादा सवाल करें क्योंकि इट्स बेनिफिशियल फॉर द कॉमनर्स। मुझे बताइएगा कि एक फैमिली है जिसके लिए 2 पंखे चाहिए, 5 बल्ब चलेंगे, 1 फ्रिज चलेगी और 1 मोटर हो सकती है, तो कितने वॉट का सोलर जो है उनके घर के लिए दरकार होगा? सबसे पहले तो अगर किसी का सिंगल फेज मीटर लगाना है तो अगर उसने नेट मीटरिंग पे जाना है तो उसको अपना मीटर चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपका अगेन 1-1.5 लाख का। सबसे पहले तो यहाँ पर या प्राइसेस बढ़ गई हैं तो जल्दी कराने के चक्कर में लोग ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं कि यार इससे पहले कि हुकूमती पॉलिसी तब्दील हो जाए। उससे क्या होगा कि आपके यूनिट रेट चेंज हो रहा था। अगर आपका कि सिंगल फेज का अगर रहते हो, अगर आपका लोड जो है आप समझते हैं कि 30-40 हज़ार बिल आ रहा है तो इन दैट केस सोलर पे इमीडिएटली जाना आपको रिजल्ट ओरिएंटेड और उसका आपको वाज़े रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप पहले ही मैनेज कर रहे हैं 200 से नीचे हैं और उस पर जब आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कल को जाके सोलर पॉलिसी चेंज होती है, लोग इस वजह से क्या कर रहे हैं कि हाइब्रिड ऑफ ग्रिड पे सोच रहे हैं कि अपने घर पे वो लगाएं। तो 5 लाख नॉर्मली क्या है कि हमारे मार्केट में ना यहाँ पर कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं देता सोलर का कोई। जो ज्यादातर दे रहे हैं वो होता है ना बाटा रेट होता है 5 लाख 5 से 6 लाख का जी 5 किलोवाट का 10 किलोवाट का है। तो इसमें हमारे अरबाब इख्तियार एकेडेमिया भी थोड़ा सा फेल रही, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कस्टमाइज सॉल्यूशंस लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक देते। लेकिन चूंकि हर एक को अपनी एक्चुअल मयर्स का 24 घंटे के बिहेवियर पैटर्न्स की लोड प्रोफाइल नहीं आते कि उनका लोड प्रोफाइल 24 घंटे का इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स ऐसे नहीं अभी भी लगे घरों में कि आपको वो पूरा, लेकिन पूरे महीने के कंबाइंड यूनिट्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन किसी वक्त ऐसा आया कि कोई मेहमान आए, कोई आपके 1-2 फंक्शन जैसे है तो आपका ऐसा बिल आगे पीछे होता है कि आपकी वो प्रोटेक्टेड में रह के भी आप चाह के भी रहना चाहें तो नहीं रह सकते क्योंकि आप फिर उसका खमियाजा भुगतते हैं नेक्स्ट 6 महीने के लिए। जी, थैंक यू सो मच असद महमूद साहब जो कि एक्सपर्ट हैं ऑन एनर्जी मैनेजमेंट, और उनका कहना था कि कुछ असूलों पर अमल करके बिजली की बचत जो है वो हो सकती है। वसूल ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर की तरफ जाएं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज़ करके, जिस तरह बहुत सी मार्केट में अप्लाइंसेस आए हुए हैं, अपने बिजली का जो बिल है उसको कम कर सकते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। तो व्यूअर्स, कहते ये हैं कि ज़मीन जो है एक खामोश मगर ताकतवर जिस्म है जिसकी गहराइयों में करोड़ों सालों से पलता लावा अचानक जाग जाए तो बस्तियाँ मट्टी में दफन हो जाती हैं, पहाड़ पिघलने लगते हैं और समंदर की गहराइयों भी लरजने लगती हैं। सऊदी अरब की शाह फहद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर अर्जियात के प्रोफेसर साइमन पीलिया की ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक खित्ते में ज़लज़लों के हवाले से एक नई तशवीश जो है पैदा की गई है। प्रोफेसर पीलिया जो है जदीद अर्जियाती आलात की मदद से ओमान की सलमा सतह मुर्तफ़ा के नीचे लावे का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त किया गया है जो करोड़ों सालों से ज़मीन की गहराई में जो है दबा बैठा था, लेकिन इस वक्त आज जो है भी मौजूद है और एक ख़तरनाक हद तक जो है वो कहते हैं कि यही ज़ेरे ज़मीन दबाव था जिसने सलमा पहाड़ी सिलसिले को जन्म दिया और इंडियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है धकेल दिया। सोचिए, अगर ये लावा ना होता तो शायद आज पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, यमन सब एक ही ज़मीनी खित्ते का हिस्सा होते, लेकिन अब लाखों साल बाद ज़मीन की वही सरगर्मियाँ मगर उनके साहिली इलाकों में ख़तरे का जो अलार्म है बजा रही हैं। मगर अब जो है कि सबडिक्शन जो जोन जहाँ जो है अरब प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जो मुसलसल दहती जा रही है और एक ऐसा अर्जियाती तनाज़ा जो है जो कभी 9 की शिद्दत के ज़लज़ले की शक्ल में तबाही मचा सकता है। ऐसा ज़लज़ला जो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध, कराची, खलीज, ओमान और ईरान के साहिली इलाकों को भी लर्जा देगा। तो प्रोफेसर जो पीलिया है उन्होंने इंतबाह किया है कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना ली गई तो मुस्तकिल जो है वो मुस्तकबिल में करीब होगा कि ऐसी जो है नेचुरल
कैलामिटी देखना, ऐसा नेशनल जो है डिज़ास्टर देखने में आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कब, और अगर हम इस वक्त का अगर तयन लगाना तो अब इस वक्त मुश्किल है, कब होगा। तो शायद जो है ज़मीन की गहराइयों में दबाव जो है ये खामोश लावा एक दिन चीख पड़ेगा और हमारे शहरों को निगल के ले जाएगा। यही वक्त जागने की ज़रूरत है कि तहकीक को समझने की ज़रूरत है, कुदरती आफात से निबड़ने की ज़रूरत है और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो तैयारी तो उसकी ये हो सकती है कि जिस तरह की अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो अर्थ को एक प्रूफ कंस्ट्रक्शन की जा रही है और ऐसी तमाम बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जो कि अर्थ को एक प्रूफ हों। तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या जो है रोनमा हो जो कि ये तमाम मुल्कों को ज़ेरे ताब ले आए। और ये जो प्रेडिक्शन है ये तो उन्होंने बहुत पहले भी की थी और अब भी जो है मुसलसल जो है ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही है, मगर ये कि अल्लाह खैर करे कि ऐसा ये वक्त जो है वो देखने को ना नसीब हो और जो लोग हैं वो बाहिफाजत जो हैं वो हमेशा रहें। तो पहले आपने देखा है कि जो अभी रिसेंटली जो लियारी में वाक़या हुआ है जिसमें हमने देखा कि एक जो बिल्डिंग है वो मुनहदम होगी, जिसमें मलबे तले काफ़ी लोग जो हैं वो नीचे आ गए। मगर कराची का जो इलाका है वो साहिली इलाका है, समुंदर के करीब इलाका है जहाँ हवाओं का जो रुख है वो बहुत तेज़ होता है और प्रेडिक्शन जो है वो इसी रुख में आ रही है। कराची का इलाका जो इफेक्ट हो सकता है, मगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो। और हम ये चाहते हैं कि जो इंतज़ामात हैं, जो इक़दामात हैं वो बर वक्त किए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए भरपूर जो है वो हम तैयार हों। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन की जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अपना लोहा मनवाया है तो उनको पाकिस्तान की विमेन एंटरप्रेन्योर्स के ज़िम्रे में कहा जाता है। कभी कभार जो शौक़ होता है वो ख्वाब बन जाता है और फिर ख्वाब जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाता है। तो आज हमारे साथ जो बासलाहियत खातून मौजूद हैं, इन्होंने होम इंटीरियर्स में अपना नाम कमाया। पहले एक छोटे से ऑर्डर से शुरू किया और आज वो अपनी बड़ी आउटलेट के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। तो मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली अरिहा रहमान की। अस्सलाम वालेकुम अरिहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरिहा, इतने ज़्यादा टेक्सचर्स पे काम करना, बाय प्रोफेशन जो है आप केमिकल इंजीनियर रही हैं, उसके बाद कहाँ रेजन वर्क, कहाँ पॉटरी वर्क, कहाँ हैंड पेंट और कहाँ जो है टेक्सचर पेंट, ये कैसा इतना बड़ा ट्रांजिशन आपने किया? बस ये कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ खुद को मोल्ड करना पड़ता है वरना आप बहुत पीछे रह जाते हो। तो जब स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था कि इतनी सारी फील्ड में इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन ये कि जाहिर है जैसे जैसे ट्रेंड्स आते हैं और आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत जल्दी ट्रेंड चेंज होता है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है और फिर फॉलो करने के लिए उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें वो चीज़ सीखनी पड़ती है। तो इसी तरह एक से दूसरा, दूसरे से मेरी बात सुने, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग करना कोई आसान काम नहीं, और ख़ास तौर पे खातून की अगर बात की जाए तो उसके बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन पीरियड, क्यों नहीं आपने केमिकल की जो फील्ड थी उसको परस्यू किया और क्यों इस फील्ड में आई? अच्छा, इनिशियली इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि मेरे लिए अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मेरे बच्चे, फैमिली। ठीक है। तो जब जाहिर है जब आप फ्रेश ग्रेजुएट करते हो, उस टाइम मेरी शादी हो गई, बच्चे, तब मैंने एज अ शौक शुरू किया था, लेकिन बाद में जो मुझे मौके मिले केमिकल इंजीनियरिंग में, उससे ज़्यादा मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। इट इज़ रिलेटेड समहाउ टू केमिकल, क्योंकि जाहिर है मैंने हमेशा, मेरी जो एक डिस्टिंक्शन आप कह सकते हैं डिफरेंट जो है बाकी आर्टिस्ट से, वो यही है कि मैंने मटेरियल पे बहुत वर्क किया है। जब आपका मटेरियल रिफाइन होगा आपकी प्रोडक्ट मोर रिफाइंड आएगी। आप देखेंगे जो बाकी आर्टिस्ट हैं, जिस चीज़ को हम प्रमोट भी कर रहे हैं, बाहर से मटेरियल मंगवाना पड़ता है, लेकिन हम पाकिस्तान मेड चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हम अब वो मटेरियल खुद डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग इन टच है इसमें। या आप पोट्री में ले लें, आप टेक्सचर में ले लें, स्कल्पचर में ले लें, इवन कैनवस के ऊपर जो हम इसके करते हैं प्रिपेयर करने के लिए जो पेस्ट यूज़ होती है, तो वो सेल्फ मेड एक चीज़ की तरफ हम लेके आ रहे हैं। क्रिएशन है आपकी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि आई थिंक ये थोड़ा सा गिर गया बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमने इतने ज़बरदस्त किस्म के आपके जो पीसेज हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। तो इसमें क्लॉक्स बनाई हुई हैं आपने, कैंडल्स बनाई हुई हैं, कैंडल स्टैंड्स बनाए हुए हैं और इसके अलावा फ्रेम्स बनाए हुए हैं। और अच्छा, ये बड़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है। एक तरफ आप हैंड पेंट कर रही हैं, एक बार आपने इधर डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है और एक बार आपने हैंड मेड कैंडल्स बनाई हुई हैं। तो ये सब कुछ सीखा यूट्यूब से सीखा कि ये कोई सेल्फ जनरेशन थी?
इसमें कुछ चीज़ें यूट्यूब भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा लर्निंग स्टेशन है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक मिला हुआ है, जैसे अगर उसे पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखने के लिए उसका लिया जाता है, सीखा जाता है। बाकी ये कि ख़ुद से एक्सपेरिमेंट्स करके और इसी तरह चीज़ों को जहन में आइडिया आया बना के देखना है। अब जाहिर है अगर आप 10 आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, एक दो तो जाहिर है सामने आते हैं और आपको आइडिया होता है कि चीज़ मोर डेवलप हो रही है, फिर उसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, आपकी अपनी पूरी वर्कशॉप है कि आप ज़ीरो टू द एंटायर मेकिंग आप खुद करती हैं? नहीं, अब पहले मैं सारा काम खुद करती थी, लेकिन अब मैंने लोगों को अपने साथ इंगेज करना शुरू किया ताकि वो सीखें और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अब हम ऐसा टीम वर्क काम करते हैं। ठीक है। बहुत सारी अब हमने प्रॉपरली इसको वर्कशॉप को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज कर लिया है और इसके अंदर हमने मशीनरीज ऐड की हैं, कटिंग मशीनरीज ऐड की हैं ताकि हम चीज़ों को खुद सारा कर सकें। बिल्कुल, ये मैं आपका देख सकती हूँ और इसमें कितनी ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स लिए हुए हैं। यहाँ आपने कैंडल किया हुआ है, दिस इज क्ले वर्क हुआ हुआ है और इसके बाद ये डिजिटल हुआ हुआ है बीच में। नहीं, ये प्रिंट मेकिंग भी कह सकते हैं। डेकोपाज है, ये भी एक टेक्निक होती है। ये डेकोपाज की ये भी आर्टिस्टिक एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिससे हमने इसको किया है। अब ये देखेंगे इसकी मेकिंग में ही अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं तो सबसे पहले हमें इसकी वुड की कटिंग के लिए बेस तैयार करनी, फिर बेस को सैंड करके उसको प्रिपेयर करना। अब टीम वर्क के लिहाज से देखा जाए उसके बाद जैसे कैनवस प्रिपेयर होता है इस तरह इसकी बेस भी पहले प्रिपेयर होती है। फिर ये डेकोपाज का एक प्रॉपर एक वे होता है जिसमें ये थिन नैपकिन होता है जिसका प्रिंट हम इस पर ट्रांसफर करते हैं। फिर उसको मर्ज करने की टेक्निक, इसके अंदर स्ट्रोक्स जो लगते हैं, फिर वो क्ले के फ्लावर को इनहेंसिंग करने के लिए, मर्जिंग या इनहेंसिंग करने के लिए। उसके बाद ये जो इस पे लिखा हुआ है फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये फिर डिजिटली डिजाइन करके इसको हमने खुद प्रिंट किया हुआ है या आपने वो भी? दिस इज विनाइल, एक न्यू टेक्निक आई है, हाँ जी, उस पे हमने इसको निकाल के उस पर ट्रांसफर किया। तो इस पे बहुत सारी एक साथ ही टेक्निक्स यूज हुई हुई हैं। ठीक है, उस पर आपने क्लॉक क्रिएट की हुई है। उस पर क्लॉक क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस होगी अगर जो व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं या आपसे खरीदना चाह रहे हैं तो उनको पता हो कि आपकी कितनी प्राइस रेंजेस जो है वो चल रही है? हमारी प्राइस इस टिपिकल ये जो क्लॉक है ये हमारा 2000 से स्टार्ट हो रहा है 12 इंचेस का। फिर आगे जैसे जैसे ये हमने प्राइसेस को बहुत इसी तरह से रखा है ताकि एक लोगों में ना ट्रेंड आए हैंडीक्राफ्ट की तरफ आने का। अच्छा, जैसे बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स भी बदल गए हैं, तो अब लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को कहते हैं कि अपने घर में डेकोर का हिस्सा बना रहे हैं? अच्छा, अब ये अल्लाह ताला का शुक्र है, वंस अगेन आप देखें कि सोशल मीडिया की ही वजह से जब एक चीज़ लोगों को पता चलती है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो फिर उसे अडॉप्ट करते हैं और हैंडीक्राफ्ट वंस अगेन ये दोबारा ट्रेंड में आई है विद द मॉडर्न टच। अदरवाइज पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। बाहर के मुल्कों में हैंडीक्राफ्ट को एक बहुत कह सकते हैं प्रेज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे वो जो ट्रेंड है यहाँ आया और फिर यहाँ पे लोगों ने अब किया। आपको भी देखा होगा, आप रील्स जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसमें हैंडीक्राफ्ट की टॉप ट्रेंडिंग पे होती है। अच्छा, मुझे बताएं, हैंडमेड जो प्रोडक्ट होती है क्या वो एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि दुनिया में तो इसको बहुत सराहा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न परचेजिंग कैपेसिटी भी तो है ना, क्योंकि आप देखें एक लग्जरी के ज़ुमरे में आती है चीज़, तो जब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी तो आप पहले नेसेसिटीज़ की तरफ जाएंगे, फिर ही आप एक्सेसरीज़ की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे हमारा बहुत एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है मिडिल क्लासेस लोगों का है। अब वो अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करके एक्सेसरीज़ की तरफ आते हुए जाहिर है वो एक चीज़ उनको एक रीज़न है ये। अच्छा अरिया, मुझे बताया कि हर आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन होती है, हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? इंस्पिरेशन एक स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल कोई भी चीज़ इंस्पायर कर सकती है। हाँ, जैसे ये बहुत क्लासिकल फॉर्म है, आपके कलर्स बहुत क्लासिक फॉर्म में हैं, जिसको कहते हैं कि शाबी चिक जिसको कहते हैं, ओल्ड। अच्छा, ये आपको ये मेरे जो एक टिपिकल जो चीज़ आपको नज़र आएगी मेरी हर क्राफ्ट में वो मैट में और धीमा कलर होगा। हाँ जी, बिल्कुल लाइट कलर में मैं उसको, क्योंकि वो एक शायद अपनी नेचर के लिहाज से तो ये बस पर्सनल आप उसे कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट आपकी ख़रीदी जाती है जो लोग चाहते हैं कि आप घरों में रखें अपनी, तो कौन सी प्रोडक्ट आपकी सबसे ज़्यादा सेलेबल है? जो सेलिंग के लिहाज से देखा जाए ना तो जो चीज़ें होती हैं ना जो इवेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे शादी डिकोर्स हो गए, बर्थडे डिकोर्स हो गए, फिर बर्थडे के जो थीम डिकोर्स हो गए, हमारी सेलिंग प्रोडक्ट हॉट सेलिंग वही रहती हैं हमेशा ही। उसमें भी लोग अब हैंडीक्राफ्ट की तरफ आ रहे हैं और कस्टमाइजेशन की तरफ बहुत आ रहे हैं।
लोग हमेशा चीज़ों को कस्टमाइज़ करना पसंद करते हैं, तो हमने अपनी हर प्रोडक्ट में ये ऑप्शन दिया कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कलर चेंज करा दें, कलर चेंज, इवन नेम भी आप ऐड करवा सकते हैं, लाइक ऑन एनी ऑफ माई प्रोडक्ट्स। आप इवन आपको ये चाहिए कैंडल चाहिए, इस पे आपको एक स्पेशल बर्थडे मैसेज चाहिए, तो हम वो अपने लोगों की जगह अच्छा, वो लगा मैं देख रही थी आपकी एक बॉटल की रेन बहुत फेमस हुई थी, आपने बॉटल्स के ऊपर बड़े कस्टमाइज्ड मैसेजेस लिखे हुए थे, जिस तरह के टम्बलर्स चल रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव टम्बलर्स जो है फैशन में आए हुए, जिसको स्टैनले टम्बलर्स कह रहे हैं, तो वो भी आपके पास बहुत अवेलेबल है। उसके अंदर हमने जो ये स्टार्ट किया था ना हमने, ये बाहर तो था ट्रेंड, लेकिन पर्सनलाइज्ड टम्बलर्स का हमने ही स्टार्ट किया था एक चीज़ कि हम उसे पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप नुमाइशें भी करती हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस पे भी जाती हैं, अपने प्रोडक्ट जो है वहाँ एग्जिबिट करती हैं, तो जो एग्जीबिशन है उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, किस कहते हैं रेंज की जो चीज़ है वहाँ बिकती है? अच्छा, एग्जीबिशन में जाने का विजन अपना अपना होता है। अगर अपने सेल करने के लिए जाना हो तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये सजेशन दूंगी, अगर आपका विजन ये है कि आपने सेल करने के लिए जाना है, हमेशा परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बताया कम है, विजिटर्स आते हैं, कम रेंज वाली चीज़ें लेके जाएं और कम वॉल्यूम वाली चीज़ें लेके जाएं, ताकि आपका जाने का खर्चा, उसको लाने का खर्चा वो कम हो, और जो चीज़ें आप खुद ही पैक कर सकें और खुद ही ला सकें। दूसरी विजन होती है हमारी, जो विजन होती है हमारी हमेशा बिजनेस एक्सटेंड विजन, मार्केटिंग विजन होती है। तो हम जब भी चीज़ें लेके जाते हैं, हम उसके ऊपर जो स्पेंड करते हैं, हम कभी भी उसके आउटकम को फ़ौरन इमीडिएट उसके लिहाज से नहीं करते। हमारा जो हम सेलेक्ट करते हैं एग्जीबिशन की जगह, वो भी हमेशा ऐसी जगह होती है जहाँ हमारी मार्केट एक्सप्लोर हो, जहाँ हम उसको वन स्टेप फर्दर लेकर जाएँ। तो ये अगर उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं भी आता तो परमानेंट कस्टमर बनते हैं आपके, हमेशा आपका विजन ब्रॉड होता है और आपको ये पता चलता है कि इसका नेक्स्ट ट्रेंड क्या है, लाइक अब ये यहीं तो नहीं रहना, इसको आपने एक्सपेंड कैसे करना है, बिजनेस कैसे बनाना है, कौन सी लेकर आनी है, प्रोडक्ट कौन सी लानी है, बिजनेस कैसे बनाना है। अच्छा, जो खवातीन ऑनलाइन ये काम करना शुरू करना चाह रही हैं या इस फील्ड में आना चाह रही हैं, डेकोर की फील्ड में, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं और उनको क्या फर्स्ट बेबी स्टेप लेना चाहिए? अच्छा, पहले मेरा अपना भी थोड़ा सा क्लैश ऑफ वो कैसे विजन आया। पहले मुझे लगता था कि जहाँ पे आप हैं, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है चीज़, टेक अ स्टार्ट इन वट एवर वे। अब मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा सीख लेते हैं ना, तो आप एक प्रोफेशनल स्टार्ट ले सकते हैं। जो सीखने के दौरान आपने वेस्टेज करना है वो आपका मिनिमल हो जाता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में पहले आप अपने माइंड को इस चीज़ पे रेडी करेंगे, आपने करना क्या है, आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। जब आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसके बाद आप उस चीज़ को सीखें और फिर उसे लॉन्च करें। अच्छा, आपने ये जो बिज़नेस है ये कितने मिनिमम पैसों से स्टार्ट किया, ताकि इट्स अगेन थिंग कि लोग ये समझते हैं आपके पास लाखों रुपया हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितने मिनिमल पैसे चाहिए इस क्राफ्ट को बनाने के लिए? मेरे ख्याल में 25,000 टू टेक अ स्टार्ट इज अच्छा, बस 25,000 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और आप इसमें से कोई भी एक नीश पकड़े, आप सारे, अब मैंने तो बहुत मल्टी डाइवर्स कर दिया क्योंकि हम टीम में वर्क कर रहे हैं, फिर हमने अपना सिस्टम एक्सटेंड कर लिया है, हम आगे मतलब सप्लाई भी करें फॉर रीसेलिंग, तो एक्सटेंड हो गया। लेकिन अगर आप होलसेल कर रही हैं, जी अगर आप सिर्फ कैंडल की बात करती हैं तो कैंडल का बिजनेस भी 25,000 से इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। और कैंडल्स आपको पता है ट्रेंड में आ रही हैं, बहुत ट्रेंड में आती हैं, हर घर में कैंडल्स लगी होती हैं। उसमें आपको 4, 5, 6 चीज़ें होती हैं जो आपने वो करनी होती हैं, आप घर से स्टार्ट ले सकते हैं और आप इसको। अच्छा, और एक कैंडल की कॉस्ट जो है वो कितनी आती है? मतलब कि ये भी वैसे पूछ रही हूँ कि इट्स अवेयरनेस। मैं आपको बताती हूँ, अगर कैंडल का कोई टिपिकली स्टार्ट करना चाहता है, अब ये देखें उसमें फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल है तो इसको एक इसके लिए चाहिए होगा, मोल्ड चाहिए होगा, उसके बाद इसके लिए कैंडल का पैराफिन चाहिए होगा, पैराफिन यूज करें या जो भी बीज वैक्स या सोया वैक्स, उसके बाद इसके लिए परफ्यूम अगर फ्रेग्रेंस है तो, या एसेंशियल ऑयल। अब बजट अगर आपका कम है, आपने वहाँ से देखिए कस्टमर आपको मिल जाएगा, एक्सपेंसिव चीज़ का भी आपको कस्टमर मिलेगा क्योंकि प्राइस रेंज वेरी करती है। तो अगर आपका बजट कम से आप स्टार्ट ले, पैराफिन वैक्स से शुरू करो, सोया वैक्स थोड़ी कॉस्टली होती है, फिर एसेंशियल ऑयल की जगह आप फ्रेग्रेंसेस यूज़ करें क्योंकि एसेंशियल ऑयल कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप जो एक आप कह लें इवेंट के लिए जो कैंडल्स होती हैं वहाँ से स्टार्ट करें। जैसे हमने किया था अल्फ़ाबेट, जैसे मेहंदी के थाल होते हैं उसमें ब्राइडल के अल्फ़ाबेट्स की कैंडल्स बनाई थी, ठीक है। वन टाइम यूज़ होना है, उसके कोई आप ये नहीं कह सकते कि हेल्थ इश्यूज होंगे, वो आपने घर में कैंडल तो एक दो बार जलनी तो खत्म हो जाती है, वो कोई सारी जिंदगी रहती है। वो मतलब स्पेशली इस तरह की जो आप मेहंदी के इवेंट के लिए लगा रहे हैं उसमें आप नेम वाले मोल्ड में वो अल्फ़ाबेट मोल्ड में, इसको फ्रेग्रेंस की तो जरूरत भी नहीं, फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं होती। और क्या कॉस्ट आती है?
उसकी कॉस्ट कम आती है। लाइक आप ये देखेंगे ये अराउंड 850 to 900 पर केजी है पैराफिन वैक्स। और बाकी कितनी बन जाती हैं? उसमें ABC वाली जो कैंडल्स है वो तो काफ़ी सारी बन जाती हैं। इसका वेट होगा इतना 100 ग्राम भी नहीं है, ये 80 ग्राम होगा इसका वेट। तो आप देखिए इस लिहाज से तो काफ़ी 10 आप लगा लें, 10 to 15। फिर इसके अंदर क्या यूज़ होगा, कलर्स यूज़ होंगे, और अगर फ्रेगरेंस है तो फ्रेगरेंस, और बाकी आपका जो गैस या सिलेंडर जिस पे भी आप मेल्ट कर रहे हैं। आप एक कैंडल जो है वो 350 to 400 बेच सकते हैं, जी 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 इससे ऊपर नहीं जाती। लेकिन यहाँ बाजार में जो कैंडल्स है आपका अच्छा वो मार्जिन निकल जाता है। तो ये बिजनेस जो है आई थिंक इफेक्टिव है, बस इसकी टेक्निक सीखनी चाहिए। बिल्कुल टेक्निक है। अच्छा, आप वर्कशॉप्स भी करा रही हैं, कोर्सेज भी करा रही हैं, जी। तो वर्कशॉप्स में आप किन किन एज की बच्चियां जो हैं वो ले रही हैं, और क्या वो आर्ट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियां हैं, या कोई भी बच्ची या बड़ी जो खातून है वो आपको ज्वाइन कर सकती हैं? अच्छा, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हर ग्रुप ऑफ एज का, क्योंकि आपको देखिए बच्चों को भी शौक है, हर ग्रुप ऑफ एज के बच्चों को एंगेज किया जा सके, तो उनके लिए हम शॉर्ट एक्टिविटीज़, आप कह लें वीकेंड एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वो हम अरेंज करवाते हैं। और जो हमारी जो इन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल वे में सीखना होता है उनका तो ज़ाहिर है कोर्स होता है 1 month, 3 month, 6 month इस तरह से, क्योंकि हमने उनको सिर्फ बनाना नहीं सिखाना, हमने उन्हें ये भी सिखाना आपने सेल कहाँ करना है, आपने प्राइस कैसे रखनी है, पूरा बिजनेस डेवलपमेंट आप सिखा रही हैं। फिर हमने उन्हें ये दिखाना आपने टैगिंग, पैकिंग, ये चीज़ें कैसे करनी है, तो उनका एक प्रोफेशनल वे होता है। और अगर किसी को आप कह लें पर्सनलाइज्ड एक कोचिंग चाहिए, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि वो भी हम थैंक यू सो मच अरिया ईमान साहिबा आपके आने का और हमें कहते हैं डिटेल बताने का कि ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या उनके बेसिक जो है वो नीड्स हैं, वो किस तरह इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकती हैं, और बिज़नेस डेवलपमेंट में उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, जहां पाकिस्तानी फिल्म ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है, वो भी आलमी सतह पर। अगर तो थोड़ी सी हम बात करें तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के हवाले से, कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम करते हैं। जैसे आपने देखा कि हानिया आमिर ने अभी सरदार जी 3 में बहुत ज़बरदस्त काम किया, और कुछ दिनों में, क्या 2-3 दिनों में ही जो है वो बॉक्स ऑफिस में जो फिल्म है वो हिट हो गई है। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो इस चीज़ को हमें कहना ना कि राइट तरीके से प्रोपोगेट करना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तानी फिल्में जो दीमक और नायाब ने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहां फिल्म इंडस्ट्री एकदम से ठप हो गई थी, जहां कोई कहते ना कि फिल्म मेकर नहीं मौजूद था, प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते थे, और आज सिनेमा घर जो थे वो बिल्कुल बयाबान पड़े हुए थे। मगर एक बार फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उभर के सामने आ रही है, ना सिर्फ उभर के इंडस्ट्री सामने आ रही है, बाकी पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो एक बार फिर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पेश है। इस नुमाया एजाज के साथ पाकिस्तानी सिनेमा ने ना सिर्फ एशियाई बल्कि आलमी सतह पर अपनी तख्लीकी कुव्वत का भरपूर इजहार किया है। फिल्म दीमक ने बेहतरीन स्क्रीन प्ले और सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में अवार्ड हासिल किया, जबकि नायाब को बेहतरीन अदाकारी और नई हदायतकारी के शोबे में सराहा गया। इन फिल्मों में पेश किए गए समाजी मौज़ूआत, हकीकी किरदारी निगारी और जदीद तकनीकी मेयार ने बैनुल अक़वामी जो जुज़ है उसको बेहद मुतासिर किया है। और याद रहे कि दीमक एक हिसास मौजू पर फिल्म है जो माशरे में खामोश लेकिन तबाहकुन मसाइल को उजागर करती है, जबकि नायाब जो है नौजवानों के ख्वाब, जदोजहद और उनकी दाखिली ताकत की अक्कास है। दोनों फिल्मों ने पाकिस्तानी माशरत, सकाफत और हकीकत पसंदी को आलमी सतह पर निहायत मौसर अंदाज में पेश किया है, और इस कामयाबी पर फिल्मी हलकों के साथ साथ शायकीन भी बेहद पुरजोश हैं। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सिनेमा की इस बैनुल अक़वामी पजीराई को भरपूर अंदाज में सराहा गया है। ये अवार्ड ना सिर्फ इन फिल्म साजों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि अगर मौके दिए जाएं तो पाकिस्तानी तख्लीकी जो जहन है आलमी मेयार पर पूरा उतरने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और फिल्म दीमक और नायाब की ये जो कामयाबी है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया बाब जो है, एक नई जो है राहें खोलेगा। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है, आई नो कि इतने बड़े स्केल पे नहीं बनी, मगर जो स्केल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने डेवलप किया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहा है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे स्क्रीन प्लेज हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में नामजद किए गए हैं, डिफरेंट नॉमिनेशंस का भी हिस्सा बने हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क से आते हैं। पाक भारत कशीदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने देखने को आई वो ये कहते थे कि काश जो है कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो ड्रामा से दूर हो जाएंगे। अगर यूट्यूब पे चैनल्स बंद हो गए, अगर यूट्यूब पे जो है ड्रामास को उन्होंने सेंसर कर दिया या ना दिखाया गया, तो वो कासिर हो जाएंगे पाकिस्तानी जो ड्रामास को देखने से। अच्छा, तो अगर दीमक का प्रीमियर देखा जाए और उनके अगर हम देखा जाए प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो हमारे जो एक्टर्स हैं जावेद शेख साहब और समीना पीरजादा, जिनकी एक्टिंग जो है उसकी कोई दो राय नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, भरपूर तरीके से एक्टिंग की गई है। और उसके साथ साथ फैसल कुरैशी का जो इनपुट होना, वो भी एक एक कैरेक्टर के अंदर एक अपनी मिसाल आप है। तो हमारे जो सीज़न आर्टिस्ट है, जिसमें फैसल कुरैशी साहब हैं, जिसमें समीना पीरजादा साहिबा हैं, जिसमें जावेद शेख साहब हैं, तो ये सब जो लोग हैं ये एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सरमाया है और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ़रोग देने में हमेशा से पेश हैं। और ऐसी तमाम जो प्लेज हैं, ऐसी तमाम जो फिल्में हैं, वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उजागर करते हैं, जिस तरह के इन चीज़ों में किया। मगर अगर सोशल इश्यूज़ पे बात की जाए तो ये दो ऐसी फिल्म हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज़ को, पाकिस्तानी सोशल इश्यूज़ को मज़ीद जो है वो उभारा है और ये बताया कि पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक भरपूर तरीके से काम करती है। और बेशक जो है सरमाए की कमी है और इधर जो है वो उस तरह के आलात जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, थोड़ी सी सिनेमेटोग्राफी में थोड़ी सी कमी की जाती है, मगर जो है ऐसे तमाम जो कैरेक्टर्स हैं और ऐसे तमाम हमारे जो आर्टिस्ट हैं और ऐसे तमाम जो हमारे हदायतकार प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें किसी भी किस्म की सलाहियत जो है वो कम नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा? प्लीज़ अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, हमारे सोशल पेजेस पे ज़रूर जाइएगा न्यू पाकिस्तान पे और जाके लिखिएगा कि आप मज़ीद कौन सा कंटेंट जो देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।